हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर का तीसरा लेक्चर लाए हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे विकास को बाधाएं और विकास की बाधाएं। कह सकते हैं आप, विकास में जो जो बाधाएं होती हैं हमारे विकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, जो भी राष्ट्र है हमारा, उनमें विकास के लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें कौन से अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या सिद्धांत दिया है इस विकास के बाधाओं पर, उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें, यदि आप बीए सेकेंड ईयर में हैं और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए यह वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आपको इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है और इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको रुचि नहीं है तो ये वीडियो आप देखिए, आपको बहुत ही रुचिकर लगेगा यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा टॉपिक ही आज पढ़ाया जा रहा है, आज बताएंगे हम, जिससे आप लोगों को लगेगा इकोनॉमिक्स बहुत ही सरल है। बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत किए हैं इस वीडियो के ऊपर, और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकास अंतराल। विकास अंतराल क्या है? विकास अंतराल को क्या कहते हैं? देखिए, विकास अंतराल है क्या? आखिरकार दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में, अर्थात दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य है? दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं से यह तात्पर्य है कि विकसित और विकासशील। इसीलिए कह रहे हैं कि विकास अंतराल जो होता है, दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं विकसित और विकासशील के मध्य पाए जाने वाली खाई को विकास अंतराल कहते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, हमने पहले वीडियो में बताया था कि विकासशील और विकसित देश क्या होते हैं, और यही विकसित और विकासशील के मध्य जो भी पाया जाता है अंतर, जो पाए जाने वाली जो खाई होता है, जो इनका अंतर होता है, उसी को हम लोग विकास अंतराल कहते हैं। और विकास अंतराल के अनेक अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार की परिभाषा दिया है विकास अंतराल पर। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आपके ये क्लियर कर देते हैं, विकसित और विकासशील के बीच ये जो खाई वाले शब्द है, मतलब पाए जाने वाली जो खाई है, विकसित और विकासशील देशों के बीच पाए जाने वाली खाई क्या होती है? खाई से आप लोग नहीं समझ पा रहे तो समझ लीजिए अंतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही को, ये देखिए यहाँ पर है ना, विकास अंतराल कहते हैं। और विकास अंतराल इन दोनों विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच का जो अंतर, अर्थात जो खाई है, उसी को हम लोग विकास अंतराल कहते हैं। अब चलिए हम आपको ये बताते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक बार और आप परिभाषा को अच्छे से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। बस देखिए, हम बताते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिस देश में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक हो। उसके अलावा उस देश में अधिकतम जनसंख्या सेवा क्षेत्र में लगी हो और औद्योगिक क्षेत्र में लगी हो। आधारभूत संरचनाएं हो, जैसे क्या हो आधारभूत संरचनाओं में? सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य का बेहतर सुविधाएं हों, महिलाओं का स्तर बेहतर हो और जो सशक्तिकरण है वो बहुत अच्छे ढंग का हो, जीवन प्रत्याशा अधिक हो और शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर बहुत ही कम हो। सब चीज़ अगर ये ऐसा होगा, वह देश हमारा कौन सा देश होगा? विकसित अर्थव्यवस्था, अर्थात विकसित इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी कही जाएगी। तो आप लोग जान गए। इसमें एक चीज़ और बात कर लेते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या, इसमें इस अर्थव्यवस्था में जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जनसंख्या नियंत्रित होती है। आप लोग अभी हमारी बातों को सुनिए, अभी हम आगे चल रहे हैं, आपको पहले यहाँ पर हम विकसित और विकासशील का अंतर बता रहे हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था हम बता दिए कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण में भी होगा और क्रय शक्ति की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, और शिक्षित और जागरूक लोग होंगे। गरीबी व बेरोजगारी एकदम ना के ही बराबर होगी, मतलब गरीबी और बेरोजगारी बिल्कुल समझिए ना होगी, ना के बराबर होगी। उस देश में राजनीति व सांस्कृतिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। आप समझिए, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति दोनों बहुत मजबूत होगी। वह देश, ऐसे देश
को हम लोग क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। आप लोग विकसित अर्थव्यवस्था में जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको जान गए। विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे अमेरिका है, वो विकसित अर्थव्यवस्था है, डेवलपमेंट इकोनॉमी है। और क्या है, रूस है, जापान है, ब्रिटेन है, ऐसे कई देश हैं जो हमारे विकसित देश में आते हैं। अब हम बात करते हैं विकासशील। दूसरा जो विकासशील, इन दोनों के बीच का अंतर हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको यही बताना चाहिए था कि विकास अंतराल क्या है। हमने विकास अंतराल की परिभाषा बताई। विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं विकास अंतराल। लेकिन आप लोगों को शायद मालूम तो होना चाहिए। अगर ना मालूम हो कि विकसित देश किसे कहते हैं तो हमने बता दिया विकसित देश किसे कहते हैं। अब हम बताते हैं कि विकासशील देश किसको कहते हैं। तो देखिए विकासशील देश किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, साथियों, आप लोग जानते हैं विकासशील मतलब जो देश विकास के पथ पर हो उसे विकासशील देश कहते हैं। ये आप लोग जनरली जानते होंगे, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए, ऐसे देश जिनके यहाँ विकसित देशों की तुलना में, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, विकासशील। और विकासशील की तुलना किससे करेंगे, विकसित देश की तुलना, विकसित देश से तुलना करेंगे। और उसके मुकाबले इसमें क्या क्या कैसे है उसी पर बात करेंगे। देखिए, विकासशील देश कहते किसे हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। देखिए, ऐसे देश जिनके यहाँ विकसित देशों की तुलना में कम राष्ट्रीय आय हो, तो उनके तुलना में, विकसित देशों की तुलना में, और उन्हीं की तुलना में कम घरेलू उत्पाद, कम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देश की तुलना में सड़क पानी, उन देश की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में सड़क पानी बिजली की कमी, अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हो और महिलाओं की स्थिति सही ना हो, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हो, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर अधिक हो, विकसित देश की तुलना में क्रय शक्ति क्षमता कम हो, और समाज जो हो वहाँ का शिक्षित और जागृत ढंग से ना हो, मतलब शिक्षित और जागृत ना हो, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो। आप बढ़िया से हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे देशों को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था आप जान गए, उनकी तुलना में इसमें बहुत सारी चीज़ों में कमी है और बहुत सारी चीज़ें तो ना के बराबर हैं यहाँ पर। जैसे हमारी समाज में जो शिक्षित और बेरोजगारी है, ये सब तो बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। ये विकासशील, जैसे हमारा भारत, आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो आपको अनुभव होगा कि ये तुम्हारे भारत की कॉपी कर रहा है। तो करने का, इसकी परिभाषा कॉपी करेगा ही, क्योंकि भारत इसी देश में आता है, विकसित अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था में। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, यही है जहाँ पे राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद देशों की तुलना में, और मतलब विकसित देशों की तुलना में सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य सुविधा कम हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर ना हो, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही हो, और मतलब कि यहाँ पर जो मृत्यु दर होता है, मातृ मृत्यु दर होता है, ये बहुत अधिक हो, और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो, गरीबी भी बहुत ज़्यादा हो, और यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हो। ऐसे देश को हम लोग विकासशील देश कहते हैं। जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे कई देश हैं, इत्यादि कह सकते हैं, आदि कह सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग विकासशील देशों के ऊपर बात कर ली। आप लोग जान गए विकासशील क्या होता है। हमने आपको कुछ समय विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था बताने में ही बिता दिया। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को, हमको ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, अब हम बताते हैं आपको कि कई जो अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि इसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार के, जैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो अंतर है, इस पर कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं। कई अर्थशास्त्रियों ने, यहाँ वैज्ञानिकों का नाम नहीं आएगा, कई अर्थशास्त्रियों ने। देखिए, नर्स एवं लेविस आदि अर्थशास्त्रियों ने कहा है, ये जो अल्प विकसित राष्ट्र है, इनके अल्प विकास का मुख्य कारण है पूंजी की कमी, जिस कारण से उनके राष्ट्र का विकास नहीं होता। किस पर बात कर रहे हैं, ये कहते हैं नर्स एवं लेविस आदि अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि जो अल्प विकसित राष्ट्र होते हैं, अल्प विकसित जो हमारे विकास के पथ पर हैं, ऐसे राष्ट्र इसलिए विकास नहीं कर पाते क्योंकि मुख्य कारण पूंजी की कमी है, जिस कारण इन राष्ट्रों का विकास नहीं हो पाता। ये कौन कहा है, लेविस एवं नर्स ने। कौन, लेविस एवं नर्स ने। अब आगे देखते हैं,
और कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा है, देखिए यहाँ पर अन्य अर्थशास्त्रियों जैसे कार्ल हूपर आज ने कहा है, अल्पविकसित राष्ट्रों का विकास न कर पाने का प्रमुख कारण है जनसंख्या तेजी से बढ़ना। हमने बताया ना, यहाँ पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है विकासशील अर्थव्यवस्था में, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में नियंत्रण होता है। ऐसे ही देश जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, ये लोग विकास करने में बहुत ही मुसीबत उठाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। ये हमारे कार्ल हूपर भी कहते हैं। क्या कार्ल हूपर ने भी यही कहा है कि विकास ना कर पाने का प्रमुख कारण है कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ना। तो देखिए, और मेडर तथा कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है, देखिए मेडर तथा कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि अल्पविकसित राष्ट्र क्या होते हैं, न मतलब अल्पविकसित राष्ट्रों का विकसित न होने का प्रमुख कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ये बात कर रहे हैं व्यापार की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ढंग से नहीं होता है, ठीक से नहीं होता है, इसलिए ये नहीं हो पाते हैं विकसित। तो जैसे कि आज अधिकांश क्या है, अधिकांश विकसित देश क्या करते हैं, राष्ट्रों के जो उपनिवेश हैं, हाँ, जैसे कि आज के अधिकांश विकसित राष्ट्रों का उपनिवेश आज के अल्प विकसित राष्ट्र है, जो इन अल्प विकसित राष्ट्रों का व्यापार के माध्यम से शोषण किया करते हैं। इनका ये कहना है कि जो हम लोगों का व्यापार नहीं कर पाते उसके लिए कहते हैं, जैसे कि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमारा क्या होता है, विकासशील देश नहीं हो पाता, विकसित देश नहीं हो पाता, विकासशील ही देशों पर रह जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि ज़्यादा व्यापार करने पर भी जो विकसित देश होते हैं ये विकासशील देशों की शोषण करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से इनका शोषण किया जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अर्थात व्यापार अगर आयात निर्यात ढंग से होने लगे, मतलब अच्छे से होने लगे किसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में किसी दूसरे देश से, तो हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। जी हाँ, बढ़ेगी, लेकिन कहीं कहीं शोषण भी किया जाता है इसी के जरिए, व्यापार के ही जरिए। अभी हम आपको उस पर बात करेंगे आगे। तो देखिए, रेगनर एवं नक्स का सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बीए में। ये हर बार कई बार क्वेश्चन आया है हमारे बीए सेकेंड ईयर में, हमने देखा है अनसॉल्व। लास्ट में एग्जाम टाइम में हम अनसॉल्व भी सॉल्व कराने की कोशिश भी करेंगे, सॉल्व भी कराएंगे। तो देखिए, रेगनर एवं नक्स का जो सिद्धांत है इस पर हम बात करेंगे। रेगनर और थ्योरी ऑफ क्या है, थ्योरी ऑफ रेगनर नक्स, ये क्या कहते हैं रेगनर नक्स अपने सिद्धांत में, किस पर ये सिद्धांत निकाल रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी पे, हमारी विकास की जो बाधाएं हैं इस पर इन्होंने रेगनर नक्स इनका नाम है, इन्होंने सिद्धांत दिया है। और सिद्धांत क्या है, रेगनर ने अपने सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला है पूर्ति पक्ष के आधार पर, और दूसरा क्या है, मांग पक्ष के आधार पर। क्या, दूसरा मांग पक्ष के आधार पर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, पहला पूर्ति पक्ष के आधार पर, दूसरा मांग पक्ष के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं पूंजी पक्ष के आधार पर। पूंजी पक्ष के आधार पर अगर बात करेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पूंजी पक्ष के आधार पर जो कहते हैं रेगनर नक्स कहते हैं कि यहाँ पे इनके अनुसार अल्प विकसित जो राष्ट्र होते हैं, ये पूर्ति पक्ष के आधार पर हम बात कर रहे हैं। दो सिद्धांत दिए रेगनर नक्स ने, पहले में पूर्ति पक्ष के आधार पर, पूर्ति पक्ष के आधार पर इनके अनुसार अल्प विकसित राष्ट्रों में वास्तविक आय बहुत कम होती है। किन की बात कर रहे हैं, अल्प विकसित राष्ट्रों में वास्तविक आय कम होती है। वास्तविक अर्थात आय बहुत कम होती है, जो हमारी रियल इनकम होती है वो बहुत कम होती है, जिस कारण से इन राष्ट्रों में बचत की मात्रा बहुत कम होती है। जब बचत की मात्रा बहुत कम होती है और इन्हीं कारण विनियोग क्षमता में भी कमी आएगी, विनियोग व्यापार करने में भी क्षमता आएगी। जब आपके पास बहुत कम मात्रा में बचत होगी तो आप व्यापार भी ज़्यादा, विनियोग मतलब आप लेन देन भी बहुत कम करेंगे, और जिस कारण से इनके उत्पादन की क्षमता में कमी आती है। और यहाँ पे जब ज़्यादा लोग विनिमय और व्यापार नहीं करेंगे तो इसके कारण उत्पादकता में उत्पादन की भी कमी होगी। जैसे उत्पादकता जो होगा वो उत्पादन भी कम करेगा, उत्पादन क्षमता घटेगी, और उत्पादन क्षमता कम होने के कारण और लोग के पास आय भी कम हो जाएगी, और जब आय कम हो जाती है तो नक्स ने इसे गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं रेगनर नक्स कहते हैं कि ये गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत है। यही है, आता है रेगनर एवं नक्स के गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत लिखिए हमारे, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, और रेगनर एवं नक्स का सिद्धांत भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है।
तो आप लोग इसको जान लीजिए, नर्स इसे गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत भी कहते हैं। आप लोग समझ गए किस तरीके से हमारी जो बचत मात्रा बहुत कम होती है, उसके बाद जो विनियोग होता है उसकी क्षमता में कमी आती है। जब विनियोग की क्षमता में कमी आएगी तो उत्पादन की और उत्पादन की क्षमता में कमी आएगी। जब उत्पादन कम होगा तो लोगों की आय में कमी होगी। जब आय की में कमी होगी तो लोग गरीब हो जाएंगे। इसीलिए गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत इसे कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और बातें इस पे। देखिए इन सभी कारणों से इन राष्ट्रों की पूंजी का निर्माण क्षमता बहुत कम होती है। इसी कारण, यही सब कारण है जिसके इन राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की क्षमता बहुत कम होती है, और जिस कारण से ये राष्ट्र अपने विकास के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर होते हैं। कौन? अल्प विकसित राष्ट्र। रेगनर और नर्स बाद में यह भी कहते हैं यही सब कारण है, इन सभी कारणों से राष्ट्रों की पूंजी का निर्माण, जो पूंजी निर्माण क्षमता होती है बहुत कम होती है, और जिस कारण से ये राष्ट्र विकास के लिए दूसरों राष्ट्रों पर निर्भर होते हैं। अब रेगनर और नर्स का हमने पहला सिद्धांत जान गया पूर्ति पक्ष के आधार पर। अब दूसरा मांग पक्ष के आधार पर। ये मांग पक्ष के आधार पर क्या कहते हैं? ये कहते हैं मांग पक्ष के आधार पर, नर्स के अनुसार हम मान लेते हैं कि सभी अल्प विकसित राष्ट्रों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है। किसके? नर्स के अनुसार। नर्स दूसरे सिद्धांत में क्या कहते हैं? नर्स कहते हैं कि मांग पक्ष के आधार पर नर्स के अनुसार मान लेते हैं कि सभी अल्प विकसित राष्ट्रों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है। यहाँ पे ये मान लेते हैं। तो क्या होगा आगे देखिए, और इनके पास जो साहसी भी है और परंतु फिर भी वे निवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि यदि कोई साहसी उत्पादन करता है और यदि उस वस्तु की मांग ना हो। आप लोग यहाँ पर हमारी बातों पे फोकस करिए और यहाँ इसमें देखते रहिए। हम कह रहे हैं वस्तु की मांग ना हो, चाहे वहाँ पर पूंजी हो, चाहे अर्थव्यवस्था के पास, चाहे हमारी इकोनॉमिक पास कितनी भी पूंजी हो, जब वस्तु की मांग नहीं होगी तो वो वस्तु ऐसे ही पड़ी रहेगी। आप बताइए ज़रा, आपको हम थोड़ा समझाते हैं। यदि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, यदि उसकी मांग नहीं होगी तो क्या आप उस वस्तु का उत्पादन करेंगे? नहीं करेंगे। और जब पहले नंबर तो उत्पादन जो कर ही रहेंगे वो तो ऐसा पड़ा ही रहेगा। जब उसका आपका सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? वो पड़ा ही रहेगा। और जब ऐसे ही हमारी इकोनॉमी व वस्तु की मांग नहीं होगी तो ऐसे ही वस्तु पड़ी रहेगी और आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। जब आय में कोई वृद्धि नहीं होगी, जब हमारा कोई सामान सप्लाई होगा तभी ना हमारे पास आय आएगी, इनकम आएगी। तो आय में वृद्धि नहीं होगी तो जिसके कारण अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाता। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको हम बता दें, जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं, इस नोट्स के जो हमने पहले 2 वीडियो पढ़ाया है उसका पूरा नोट्स हमने भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर वहाँ से डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स वहाँ नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बोलिए कि हमें टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए, तो हम आपको वहीं पर रिप्लाई में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको सारी नोट्स दी जाएगी जिससे हम पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैंने नोट्स बनाया है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आप जान गए जो मांग पक्ष के आधार पर क्या होता है, जब वस्तु की मांग नहीं होगी तो वस्तु ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब पड़ी रहेगी तो आय में कोई वृद्धि नहीं होगी, जिस कारण अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। अब देखिए, मांग के कम होने के कारण लोगों के पास आय कम होता है। आय जब कम होना होता है तथा इनका बाजार आकार भी बहुत छोटा होता है। जब लोगों की मांग नहीं होगी तो मार्केट कहाँ से होगा? मार्केट का जो आकार होगा कहाँ बड़ा होगा? छोटा ही होगा। जब खूब व्यापार होता है तब जाके मार्केट जो होता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसलिए बाजार का जो आकार है वो छोटा है। तो देखिए, अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लिख कर आए हैं आप लोगों के सामने। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता, आगे हम फिगर के जरिए आपको बताने वाले हैं। आप फिगर में बहुत अच्छी तरीक़ों से समझ जाएंगे कि हाँ हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए साथियों, एक बात आपको बता दें, आप वीडियो को अंत तक देखिए, हमारी बातों को सुनिए और समझिए। हम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अपनी इच्छा अनुसार बताने की प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छा बता लें। बस आप लोग समझते रहिए हमारी बातों को और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब करिए ताकि बहुत सारे लोगों को पास पहुंच सके और हमारा भी हौसला बढ़े कि लोग हमें देख रहे हैं, हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा तो हम आपको और अच्छा बताने की प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, आय क्या है?
आय जानते हैं इनकम। इनकम का यह मतलब है कि इनकम जब हमारी आय जब कम होगी तो क्रय क्षमता क्या होगी, कम होगी। परचेजिंग पावर जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, क्रय क्षमता जब कम होगी, परचेजिंग पावर जब घटेगी तो क्या होगा, क्रय स्तर भी घटेगा, क्रय स्तर भी घटेगा। जब क्रय स्तर घटेगा तो क्या होगा, मांग क्या होगी, कम होगी, अर्थात डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। आप लोग जानते हैं जब डिमांड कोई वस्तु की होगी तभी ना वो वस्तु उत्पादन होगी। जब डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा, अर्थात प्रोडक्शन भी कम होगा, और इधर डिमांड भी कम है। उसके बाद जब प्रोडक्शन कम होगा तो फिर वहीं पर हम पहुंच आए, क्या, आय कम हो जाएगी। जब आय कम हो जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि हमारा देश क्या होगा, अल्प विकसित होगा, हमारा राष्ट्र क्या होगा, अल्प विकसित होगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर से एक बार देखते हैं, आय कम होगी तो क्रय क्षमता कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी। जब क्रय स्तर भी कम होगा, क्रय स्तर अर्थात कम होगा तो मांग अर्थात डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, अर्थात उत्पादन कम होगी। और जब उत्पादन कम होगा तो फिर आय, इनकम एकदम से लो हो जाएगी। जब लो हो जाएगी तो ये हमारा क्या दर्शाता है, अल्प विकसित। अब हम इसको सप्लाई, पूर्ति पक्ष को फिगर के अनुसार समझते हैं। जो हमने बताया पूर्ति पक्ष के आधार पर रेगनर-नक्स का पहला सिद्धांत और दूसरा दो सिद्धांत, अपने सिद्धांत में दो भागों में विभाजित किया। पहला पूर्ति पक्ष के आधार पर, दूसरा मांग पक्ष के आधार पर। पूर्ति पक्ष के आधार पर ये फिगर है, पूर्ति पक्ष के आधार पर इस फिगर से क्या तात्पर्य हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे हैं, क्या लिखे हैं दोस्तों साथियों, यहाँ हम लिखे हैं कि लो रियल इनकम। लो रियल इनकम मतलब क्या है, कम वास्तविक आय। क्या, कम वास्तविक आय। और यहाँ क्या लिखे, पहले आप लोग समझ लीजिए, लो रियल इनकम कम वास्तविक आय, और लो सेविंग कैपेसिटी कम बचत क्षमता। लो सेविंग कैपेसिटी कम बचत क्षमता, और लो सेविंग कम बचत, और लो क्या है, इंस्टेंट, क्या है, इंस्टेंट अर्थात कम साधन, लो इंस्टेंट। और यहाँ क्या है, लो प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, कम उत्पादकता। अब जानिए दोस्तों, हम इसको आपको अच्छे समझाते हैं। तो देखिए जब हम देखेंगे पूर्ति पक्ष के आधार पर, यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्ति पक्ष के सामने यहाँ लिखा है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अर्थात गरीबी का दुष्चक्र। नक्श से क्या कहते हैं, गरीबी का दुष्चक्र भी कहते हैं, अर्थात गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब लो रियल इनकम होगी, कम वास्तविक आय होगी, तो लो सेविंग कैपेसिटी होगी, कम बचत क्षमता होगी। अब जानते हैं आप, अर्थात जब कम बचत क्षमता होगी तो क्या होगा, कम बचत भी होगा, लो सेविंग होगी। जब लो सेविंग होगा तो हम लोग जानते हैं लो इंस्टेंट होगा, और लो इंस्टेंट का मतलब कम साधन होंगे हमारे पास। जब कम साधन होंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है, उत्पादकता है, वो भी कम होगी, अर्थात लो प्रोडक्टिविटी। क्या है, प्रोडक्टिविटी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम उत्पादकता, कम उत्पादकता। और फिर से क्या होगा, कम उत्पादकता के आगे क्या आएगी, फिर से लो रियल इनकम हो जाएगी। जब लो रियल इनकम हो जाएगी फिर कम वास्तविक आय, अर्थात ये हमारा क्या संकेत करता है, अल्प विकसित राष्ट्र का संकेत करता है। ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई साइड। यहाँ पे लिखा है सप्लाई साइड, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ति पक्ष। ये पूर्ति पक्ष का फिगर हो गया। ये फिगर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान दे लीजिए, और हमारी नोट्स जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाएंगे, वहाँ से हमारी सारी नोट्स को आप अपने से खुद का नोट्स बनाइए, तैयार करिए, और आप फिगर को अपने दिमाग बनाइए। एग्जाम में फिगर पे ही अच्छा नंबर मिलता है आपको, ये समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ बताने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों जो है ये थोड़ा हमारा ये फिगर जो है, इस पेज को हमने पीडीएफ जब बनाया तो ये पेज थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पे नक्श के अनुसार क्या कहते हैं, नक्श के अनुसार ये थोड़ा पेज, ये वाला पेज बीच में एक
PDF के रूप में उल्टा सेट हो गया, मतलब टेढ़ा सेट हो गया, इसलिए ये थोड़ा आप लोगों को टेढ़ा दिख रहा होगा। देखिए फिर भी आप लोग समझिए, नख के अनुसार हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं, और तोड़ सकने का ये मतलब है, इन्होंने कहा है, नक्श ने कहा है हम इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। इसके लिए नक्श ने क्या कहा, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दिया है, अर्थात बैलेंस ग्रोथ सिद्धांत दिया है इन्होंने, और जिससे गरीबी के दुष्चक्र को क्या कर सकते हैं हम लोग, तोड़ सकते हैं। ये रेगनर एवं नर्स का सिद्धांत है, इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं। आगे हम बताएंगे आपको। देखिए डिमांड साइड क्या है, मांग पक्ष क्या है, अर्थात मांग पक्ष डिमांड साइड जो हमारा रेगनर नक्श ने जो हमारा गरीबी के ऊपर जो हमारी अल्पविकसित राष्ट्र के ऊपर जो सिद्धांत दिया है रेगनर नक्श ने, इन सिद्धांत को दो भागों में बांटा था, एक पूर्ति पक्ष के आधार पर, एक मांग पक्ष के आधार पर। हमने पूर्ति पक्ष के आधार पर बात कर ली, मांग पक्ष के आधार पर बात कर लिया। अब हम बात करते हैं मांग पक्ष के आधार पर फिगर की। फिगर को भी आप समझिए, फिगर को समझा देंगे, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, फिगर को दिमाग में बना भी लीजिए। अब देखिए फिगर में क्या है, फिगर बहुत सिंपल है। देखिए लो रियल इनकम है यहाँ पर। लो रियल इनकम का मतलब क्या है, कम वास्तविक आय। आपको हमने पहले बता दिया, लो रियल इनकम का मतलब है कम वास्तविक आय, अर्थात कम वास्तविक आय रहेगी तो लो क्या होगी, यहाँ पे क्या लिखा है, परचेजिंग, लो परचेजिंग पावर, अर्थात कम क्रय शक्ति। जब कम क्रय शक्ति होगी तो कम विनियोग क्षमता होगी, जो हमारी व्यापार अर्थात लेन देन की करने होगी उसकी भी क्षमता कम होगी, हमारा आयात निर्यात करने की क्षमता कम होगी। जब लो विनियोग होगा तो क्या होगी, लो इंस्टेंट होगा, अर्थात कम साधन होगा। जब लो कम साधन होगा, फिर से वही बात पे आ गए हम लोग कि लो प्रोडक्टिविटी होता है, अर्थात इसको हम कम उत्पादकता कहते हैं। कम उत्पादकता होगा तो फिर से लो रियल इनकम होगी। जब लो रियल इनकम होगी तो फिर से हमारे क्या होगी, अल्पविकसित राष्ट्र को दर्शाने लगेगा, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को दिखाने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है, बाजार के संकीर्ण होने के कारण भी निवेश अर्थात निवेश करने के लिए हतोत्साहित होते हैं, और यह सेविंग से अधिक होती है, पर निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश कम होता है। सेविंग जब अधिक होती है तब निवेश कम होगा, हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए आज के लिए दोस्तों हम सोच रहे हैं इतना ही, लेकिन एक बात समझ, तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो जो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के तीव्र गति बढ़ने के कारण, विकास अंतराल। देखिए विकास अंतराल पर दो जगह पे हमने बात करना था। पहला जो रेगनर एवं नर्स का जो सिद्धांत है, उन्होंने रेगनर एवं नर्स ने इसके क्या सिद्धांत दिए हैं, वो हमारा पहला था। रेगनर एवं नर्स ने दो सिद्धांत दिए हैं हमारी जो विकास के अंतराल है हमारी जो अल्पविकसित के ऊपर, पहला पूर्ति पक्ष के आधार पर और दूसरा मांग पक्ष के आधार पर। उस पर हमने फिगर भी समझ लिया, और क्या समझा हमने, दोनों का फिगर समझा, सप्लाई जो साइड था और डिमांड साइड दोनों का। तो अब जान गए कि आज की वीडियो में हमने बहुत समझाने की कोशिश की, इसलिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, आधे घंटे के करीब पहुंच चुका है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम तो चाहते थे कि ये जो दूसरा पॉइंट है इस वीडियो का पार्ट 2 इसको भी हम पढ़ा देते, लेकिन नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में परेशानी होगी, आप लोग उतना ही समझिए। अगले वीडियो में हम इसी वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे, और उसमें हम लोग बताएंगे, नीचे आप लोगों को हेडिंग में देखने को मिल रही होगी, जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ने के कारण एवं विकास। जनसंख्या तीव्र दर से जो बढ़ती है उसके कारण और उसके जो विकास के अंतराल, इसके कारण विकास में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या अंतराल होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगला वीडियो और ही बेहतर तरीके से बताने की प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, जिससे और भी लोग इसको हमारे इस वीडियो को देखें। और आप सब्सक्राइब चैनल करिए, तो बेल आइकन को दबाइए, जब भी हम आपको अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं, धन्यवाद।